नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरएस भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मित्र जो अभ्यर्थी आरएस भर्ती परीक्षा 2021 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक युद्ध बाजा या युद्ध भेरी बज चुकी है और उन्हें अब अपने आप को पूर्णतः इस युद्ध में, इस आरएस भर्ती परीक्षा की तैयारी रूपी युद्ध में झोंक देना होगा। आज फ्रेंड्स मैं आपके समक्ष कुछ ऐसी चीजें लेके आया हूं, आरएस भर्ती परीक्षा के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारियां आपके समक्ष लेके आया हूं, जो कि पिछले 15 से 20 दिनों के बीच में जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद से विभिन्न अभ्यर्थियों ने मुझसे पूछा है, मेरे विभिन्न फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा है जो कि आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासाएं हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम आरएस भर्ती परीक्षा के बारे में कुछ सामान्य सी बातें करते हैं, जो कि एक नया अभ्यर्थी होता है उसके मन में बार बार ये प्रश्न उठते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी दूं कि 988 पद पर 988 पद पर आरपीएससी द्वारा आरएस भर्ती परीक्षा 2021 का विज्ञापन आ चुका है। सबसे बड़ा जो प्रश्न ये मेरे सामने एक आया है कि आरएस भर्ती परीक्षा का आयोजन कौन करवाता है। हाँ फ्रेंड्स, आरएस भर्ती परीक्षा का आयोजन राजस्थान लोक सेवा आयोग कराता है, जिसको कि आरपीएससी कहते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, जिसका मुख्यालय अजमेर में है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। आरएएस राजस्थान प्रशासनिक सेवा जिसकी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है। तो फ्रेंड्स राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा इसके फॉर्म जो है वो अभी ओपन किए गए हैं और 4 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप इसका फॉर्म, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसका फॉर्म जरूर भरिए और आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि आरएस भर्ती परीक्षा के लिए योग्यताएं क्या क्या होती है। फ्रेंड्स आरएस भर्ती परीक्षा के लिए कोई विशेष योग्यता की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, चाहे आप बीए हैं, चाहे आप बीएससी हैं, चाहे आपने बीटेक किया है, आपने कोई भी बैचलर डिग्री की हो जो आपके पास हो और आप उस आयु सीमा के क्राइटेरिया में आते हैं, जो कि आयु सीमा का क्राइटेरिया है 21 से 40 वर्ष। 21 से 40 वर्ष का क्राइटेरिया है, इसमें आप आते हैं तो आप बिल्कुल एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। फ्रेंड्स आगे जो ये क्राइटेरिया है, इसके अंदर जो आरक्षित वर्ग है, आरक्षित वर्गों को वापस से इसमें छूट मिलती है, छूट दी जाती है। जैसे आप ओबीसी के अंदर आते हैं या फिर आप आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अंदर आते हैं तो फ्रेंड्स आपको 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। अर्थात आप 40 वर्ष में 5 वर्ष की छूट के बाद आप 45 वर्ष की उम्र तक ये एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बता दूं कि 1-2 अभ्यर्थियों ने मुझे ये भी क्वेश्चन पूछा कि सर हम अभी 21 वर्ष के नहीं हुए हैं फिर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? आप नहीं कर सकते। ये जो फ्रेंड्स आयु सीमा में छूट दी गई है फ्रेंड्स, ये ऊपरी सीमा में छूट दी गई है। आप 40 साल से ऊपर के हैं वहीं पर ये छूट है, निम्नतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। तो फ्रेंड्स ये जो एग्जाम है इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले अभी 4 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक इसके फॉर्म अभी ओपन किए गए हैं। आप फॉर्म बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत एक्सपीरियंस जो बंदा होता है उससे आप फॉर्म फिल करवाइए। कई बार फोटो ठीक से अपलोड नहीं होती है, कई बार नाम में एरर रह जाता है, कई बार आपके शैक्षणिक दस्तावेज हैं उनमें नाम कुछ अलग है और उसमें फॉर्म के अंदर कुछ अलग नाम फिल हो गया है। तो आप बहुत ही सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक टाइम लीजिए, चीज़ों को समझिए,
फॉर्म की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से आप पढ़िए और 100 रुपये 50 रुपये बचाने के चक्कर में मत रहिए और आराम से जिस बंदे को, जिस व्यक्ति को अच्छा अनुभव हो इस क्षेत्र का, उससे आप ये फॉर्म अप्लाई करवाइए, ताकि आप जब सेलेक्ट होते हैं तब आप सारी की सारी परेशानियों से दूर रहेंगे। फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम है इसके 3 चरण होते हैं। आप जैसे ही फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके बाद एग्ज़ाम डेट आती है, फिर आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। अमूमन इस एग्ज़ाम के अंदर 4 से 5 लाख लोग अप्लाई करते हैं। 4 से 5 लाख अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं और 4 से 5 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, उसके बाद 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया जाता है। यानी 4 से 5 लाख लोग बैठे हैं और अगर वैकेंसी 1000 के लगभग है तो 15,000 के तकरीबन जो है वो मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होंगे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बता देता हूँ कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उन टॉप 15 गुना में आपको आना है। आपके इसके जो नंबर आप प्राप्त करते हैं, जो प्राप्तांक होते हैं, वो मुख्य परीक्षा के अंदर नहीं जोड़े जाते हैं। आपकी जो मेरिट लिस्ट लास्ट में बनती है उसमें नहीं जोड़े जाते हैं। आपकी मेरिट लिस्ट के अंदर सिर्फ मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के नंबर जोड़े जाते हैं। तो प्रीलिम्स एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपको आरएस भर्ती परीक्षा का टिकट के रूप में एक एग्ज़ाम है जो कि आपको पास करना होता है। एक चीज़ और मुझे पूछी गई थी कि आरएस बनने के बाद क्या पोस्ट मिलती है, किस किस प्रकार की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरएस बनने के बाद 35 प्रकार की नौकरियां मिलती है, 35 प्रकार की सर्विसेज में जाने का आपको मौका मिलता है। 35 प्रकार की सर्विसेज, 35 टाइप्स ऑफ सर्विसेज का आपको मौका मिलता है। जैसी आपकी रैंक मिलती है उसके आधार पर आपको सर्विस अलॉटमेंट होता है और जैसे ही आप मुख्य परीक्षा पास करके और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइंग करते हैं तो आपको एक वरीयता फॉर्म अप्लाई करना होता है अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। उस वरीयता फॉर्म के अंदर आपको वरीयताएं पूछी जाती है। हो सकता है आपको पुलिस सर्विस में जाने का आपका टेम्परामेंट हो सकता है आप राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा में जाना चाहते हैं, हो सकता है आप ग्रामीण विकास सेवा के अलावा अन्य सेवा में जाना चाहते हैं, आप आबकारी सेवा में जाना चाहते हैं, आप परिवहन सेवा में जाना चाहते हैं। तो वो आपसे एक चॉइस भरवाई जाती है। वो चॉइस आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगी होती है और फिर आपकी रैंक के आधार पर आपको पोस्ट अलॉट हो जाती है। तो 35 प्रकार की पोस्ट में से कुछ राज्य सेवाएं होती है, कुछ अधीनस्थ सेवाएं होती है। तो राज्य सेवाओं को आप ऊपर रख सकते हैं या अधीनस्थ सेवाओं को आप ऊपर रख सकते हैं। ये आपका पूर्णतः एक तरह से व्यक्तिगत डिसीजन है जिसमें आप अपनी इच्छा से वरीयता देते हैं और आपकी जो मेरिट आती है उसके आधार पे आपको पोस्ट अलॉट हो जाती है। सपोज आपने पहले नंबर पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा को रखा है, RAS को रखा है और आपकी पहली रैंक आती है, तो आपकी पहली रैंक है और आपकी पहली वरीयता है वो आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, वरीयता के आधार पर आपको 35 प्रकार की सर्विसेज में से कोई भी सर्विस आपको अलॉट होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक चीज़ और मेरे से पूछी गई है, बार बार जो पूछी गई है कि क्या ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है। फ्रेंड्स, निश्चित रूप से राजस्थान का सबसे टफेस्ट और राजस्थान की सबसे बड़ी सेवा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। हाँ, टफ ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है। अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर एक आग है मन में
कि आपको आरएस बनना है तो आपको आरएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास एक वजह होनी चाहिए, एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको कह दिया कि आपको आरएस बनना है और आप आरएस की यात्रा पर निकल गए। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। एक लंबे समय तक आपको धैर्य रखना होता है, अपने आप को मोटिवेट रखना होता है, अपने आप को झोंकना पड़ता है और आपको हमेशा इसी के बारे में सोचना होता है, क्योंकि बड़ा सिलेबस है। मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं तकरीबन, इसमें छोटे बड़े सब्जेक्ट्स को मिलाएं तो 13-14 सब्जेक्ट इसके अंदर हैं, तो उन सबको पढ़ना होता है, आपको हाईली मोटिवेटेड रहना होता है। लेकिन फ्रेंड्स ये असंभव बिल्कुल भी नहीं है। आप एक सही डायरेक्शन में प्रामाणिक पुस्तकों के साथ और बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखते हुए, अपने आप को धैर्य रखते हुए अगर इस परीक्षा की आप तैयारी कंटिन्यू करते हैं तो आप ज़रूर सफल हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि कोई गोल्ड मेडलिस्ट है तो उसको कोई फ़ायदा हो गया है, या फिर कोई तृतीय श्रेणी से पास है तो कोई फ़ायदा हो गया है। सभी को जो लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने जो मानदंड निर्धारित किए हैं उनसे गुजरना होता है। आप चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, चाहे आप किसी बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, आपको इससे लोक सेवा आयोग को कोई मतलब नहीं है। लोक सेवा आयोग का अपना पैमाना है, उस पर आप खरे उतरते हैं तो आप योग्य हैं। तो फ्रेंड्स एक इस प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है। एक प्रश्न और जो मुझसे बार बार पूछा गया है कि सर आपने कोचिंग कहाँ से की, क्या आरएस बनने के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है? तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कोचिंग इस परीक्षा के लिए कोई अनिवार्य योग्यता नहीं है। कोचिंग करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप बशर्ते आपके पास एक अच्छा मार्गदर्शक हो, आपको गाइड अच्छा मिल रहा हो, आपको ये पता हो कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या आप अपना काम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर आपको ये पता है, आपको कोचिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोचिंग में समय और पैसा वेस्ट करने के अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी कहीं से कोई गाइडेंस नहीं है, या फिर आप बिल्कुल अपने आप को इस तरह से देखते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, तो आप हो सकता है कोचिंग कर लीजिए। या फिर आपके मन में ऐसा आता है कि मैंने कोचिंग नहीं की तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो ये बिल्कुल आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है कि आपको कोचिंग करनी या नहीं करनी। लेकिन फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम की ये कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि है। मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली है और मैंने खुद स्वाध्याय करके और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो फ्रेंड्स कोचिंग करना इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। दूसरा फ्रेंड्स कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए? तो फ्रेंड्स पुस्तकों के बारे में हम आगे चल के बात करने वाले हैं बहुत डिटेल से, क्योंकि ये बहुत सीमित समय में बात नहीं की जा सकती है। पुस्तकों के बारे में बिल्कुल प्रामाणिक पुस्तकें आपको पढ़नी होती है, तभी आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पुस्तकों के बारे में हम पर्टिकुलर एक नए वीडियो के साथ आगे बात कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और मुझसे पूछी गई पिछले 15-20 दिनों में कि सर इसके लिए कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय अभ्यर्थियों, मुझे लगता है कि एक जो पढ़ाई होती है सिविल सर्विस के लिए, आरएस के लिए, उसको आप घंटों में बिल्कुल मत बांटिए प्लीज़। अगर आप घंटों में बांटने लगें या फिर आपका आउटपुट कितना आ रहा है इस पर निर्भर करना चाहिए। आप एक दिन का फिक्स एक टारगेट लीजिए, उस टारगेट को पूरा अचीव कीजिए, छोटे छोटे टारगेट्स लीजिए, उनको पूरे करते जाइए, आप बिल्कुल सफल होंगे।
अगर वो टारगेट आप 5 घंटे में कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, आप अगर 10 घंटे का टारगेट लेते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि पढ़ाई को घंटों में नहीं बांटकर अपने आप को जब तक पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि बन रही है, जब तक आप पढ़ाई के साथ पढ़ाई को आत्मसात कर पा रहे हैं, तब तक आपको पढ़ना चाहिए। इस तरह से घंटों के अंदर मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई को बांटना चाहिए। हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है। कोई बहुत जल्दी 3 बजे उठकर पढ़ पाता है, या कोई पूरी रात पढ़ पाता है, सुबह उसका सोने का टाइम होता है। तो ये बिल्कुल व्यक्तिगत निर्णय है और घंटों के अंदर पढ़ाई को नहीं बांटा जा सकता, मेरी समझ ये कहती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आरएस भर्ती परीक्षा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें जो मुझसे पिछले 15-20 दिन में पूछी गई है उसके बारे में बताया है। आपको मेरे ख्याल से आपके प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, कि जो आरएस भर्ती परीक्षा है जिसके माध्यम से आप आरएस ऑफिसर बनते हैं, यह एक सिर्फ नौकरी नहीं है फ्रेंड्स, यह सिर्फ नौकरी नहीं है, ये बहुत ही प्रतिष्ठित सेवा है जिसके अंदर आपको समाज के साथ अपने आप को कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। आप जनता से जुड़ पाते हैं, आपको बहुत अधिक सामाजिक सम्मान मिलता है और निश्चित रूप से एक स्थायी रोजगार तो मिलता ही है। आप फर्स्ट ग्रेड ए ग्रेड के अधिकारी बनते हैं तो आपको वेतन भत्ते, वाहन, आवास सुविधाएं, ये सब चीज़ें मिलती है। ये हर एक व्यक्ति को आकर्षित करती है। आपको बहुत अच्छा सामाजिक सम्मान मिलता है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जनता से जुड़ पाते हैं, आप लोगों के आंसू पहुंच सकते हैं। आपको एक बेहतरीन मौका मिलता है जहां पर आपके पास ऑथोरिटी होती है और आप किसी की मदद कर पाते हैं। मुझे लगता है फ्रेंड्स, इससे अच्छा मौका और इतना अच्छा कॉम्बिनेशन जिसमें आपके पास एक स्थायी रोजगार भी है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी है और आप जनता के लिए, समाज के लिए कंट्रीब्यूट भी कर पा रहे हैं, कोई दूसरा मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा कॉम्बिनेशन किसी दूसरी सर्विसेज में या दूसरी जगह होगा। मुझे ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इस आरएस भर्ती परीक्षा 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।